प्यारे साथियों, आज आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पे जिस तरह का प्यार, जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का जमावड़ा आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे आज इस आगरा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध भाई अपना जिनको पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक माना जाता है, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को जिन्होंने चूल हिला के रख दी थी, गुरु नानक देव, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जो शिक्षा के नायक हैं, नायिकाएं हैं, मां फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता और करोड़ों भारतीयों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धनसिंह गुर्जर, बर्मानंद लोधी जी, संग्राम प्रजापति जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना महाराज जी साहब और मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर साहब के सारे साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर होकर महाराजा दुबरी काशी, मां अंबिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूले देवी को मैं नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था, ये कार्यक्रम कहां होना था? रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके थे, हमारे रहमत के आंसू टपके, जिस मिट्टी में रहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को देश में पूरा करके दिखाना, ये संकल्प लेकर है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से करते रहे हैं, वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया। ये नौजवानों की सलामी
अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरेन्द्र आदमी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे जनता मोर्चा के साथी, मिशन फ्रंट के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पर SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले। बाकी जगह पे तो अगर वो MP बना देते हैं तो उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है, मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय में भी नीला झंडा देखा था, जो मेरे आज दिया। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था या 2 साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूँ 27 में राजकाज बदलेगा कि झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां उठाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रमुख सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुलाकर बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था और आज ये इसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है, नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाल नजर आ रहे हैं। इन बालों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ गए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संग्रामवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे, मैं जानता हूं कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो, ये परेशानी उस परेशानी से कम होती है जब हमारे लोगों पे जुल्म करके अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दान देता। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात कर रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने स्वामियों को बढ़ाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते हुए पड़ी थी, जिनका मेरे परिश्रम गहरा असर हुआ कि आज भी रात में जब आप भूल जाते काम से तो याद आता कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में हुआ करते थे, उनके आंखों में आंसू होते थे और उनकी उंगलियां नौजवानों से लगी थी। बाबा साहब ने आप कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों के कहने से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं कर्मचारियों का
आंदोलन रूपी तंबू का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूँ, मैं ऐसे तंबू की तरह हूँ, बम्बू की तरह हूँ, जिसमें बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ। मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व जो मेरे साथ है, हमारे जिले विधानसभा, बूथ सेक्टर, लोकसभा मंडल प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं, जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने दुनिया के हाथ जोड़ते हुए एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज विवेक मैदान में लाखों नौजवान दिखाई देते हैं जो बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार है और बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नौजवानों, आपकी शक्ति से संसद में सांसदों, जिलों को सामने आने की सरकारों की भी प्रयास है। वरना आज का कार्यक्रम ग्राम में होगा। मैं यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आज की जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को सुन ले। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उसको प्रकाश डालना चाहता हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहाँ गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात करते कह रहा हूँ, 2000 रुपये आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगा जहाँ समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल विद्यालय में भी संभव नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपये है। मैं संकल्प लेकर कहता हूँ कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिलेगा ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपये की नौकरी रोजगार करेगा महीने का और आपके हाथ में राशन में आने लगा। मेरी बात को हम याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि इलाज की कमी और पैसे की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। मैंने चिंता को खो दिया तो मैं आपको संकल्प करके कहता हूँ मिट्टी से। प्यारे साथियों, सिर्फ जान नहीं जाएगी, न जमीन दी रखनी पड़ेगी, न उधार लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होगी, 1000 रुपये से कम में आपका इतना अच्छा इलाज होगा कि आप बीमार होकर चले तो जाओगे, लेकिन खुशहाल होकर अपने परिवार के बीच में आ गए। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, लक्ष्यदार भाषण को आप 70 साल से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पुराने आंदोलन के अलावा किसी ने गरीबों की सुध लेने का काम नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कोई करे ना करे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। रोजगार देने का काम, आपके आंसू पोंछने का काम, आपकी देश को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का अधिकार आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज कानून व्यवस्था का हाल खराब है। जुड़ जात के लिए अत्याचार हो रहा है। मैं आपको संकल्प करके कहता हूँ, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा तो मुख्यमंत्री को भी कह रहे थे, मैंने मेरठ में भी पूछा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़े, यमराज ना खड़े हो, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटे की तरफ आंख उठा ले। और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा तो आज की पुलिस तो 1 गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी जिंदगी के लिए
इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी को बात उठा के देने का काम करे। जब मैं बात कर रहा हूं तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों के सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो दरिंदे को लगनी चाहिए जो बहन बेटियों को बात उठाने का काम कर लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे आज भी याद है 2004-05 में सोना 10,000 रुपए हुआ करता था। आज कितना है? 1,54,000 रुपए। 1,15,00,000 तो नहीं आए, लेकिन सोना 10,000 से 1,54,000 रुपए हो गया। किसी गरीब के अंदर हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो शादी में सोने की व्यवस्था कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोने का दाम ऐसे नहीं बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन आज रुपया कहां चला गया, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अमीरों की तिजोरियों में जो पैसा भ्रष्टाचार का उठाने रख लिया है, भ्रष्टाचार में ऐसी चोट करेंगे कि अमीरों को भ्रष्टाचार का पैसा निकालना पड़ेगा और ये पैसा गरीबों के घरों तक पहुंचेगा। गरीबों के रोटी का व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इस भ्रष्टाचार के पैसे को अमीरों की तिजोरी से निकाल के गरीबों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने 1956 में जमीनों की बात की थी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, पुरानी सरकारों ने जितनी जमीन दी थी गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, चुन चुन के उन जमीनों को छीनने का काम सरकार कर रही है। असामी पट्टे हो या पट्टे या कोई और पट्टे, सारे पट्टों को लगातार पिछड़े मुसलमानों को जो जगह थी छीनने का काम कर रही है। जब सरकार बड़े बड़े हाईवे बना के जमीन एक्वायर कर सकती है, तो भूमिहीन मजदूरों को, किसानों को क्यों नहीं जमीन दे सकती? सरकार के पास का कोई जवाब नहीं है। और जिन्होंने 70 साल में घर बनाने जो लोग रह रहे हैं, जैसे मथुरा में एक बस्ती को उजाड़ने का काम सरकार करने की बात कर रही है, जहां गरीब दलित वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर आप गरीबों के घर छीनने का काम करोगे मथुरा में या पूरे प्रदेश में, या उनकी जमीन छीनने का काम करोगे, हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे। मेरी बात को याद रखना, ये गरीब आपको सबक सिखाएंगे। प्यारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया था, मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दलितों को, पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां 2% है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ी बहस हुई, कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे। बात नहीं कर रहा हूं, राजकाज बनने दो। पिछड़े अति पिछड़े दलितों को 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे, रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आगे याद रखना, ये प्राइवेट सेक्टर किसी पूंजीपति का नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनता है, सरकारी जमीन से बनता है, गरीबों के हक से बनता है। इस 98% प्राइवेट सेक्टर में आज आगरा की धरती से संकल्प हम लोग लेते हैं, इस 98% प्राइवेट सेक्टर में इन उद्योगों में कमजोर वर्गों के लोगों को हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको याद होगा, एक पार्टी है जो अपने आप को नारा लगाती है कि हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की पार्टी, हम इनका ध्यान रखते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी कभी दलित, पिछड़े, मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको आगरा की धरती से चेताने का काम कर रहा हूं। ये आपकी वोटों को लेने के लिए तमाम तरह के कपड़े, तमाम तरह की भाषा बदल के आएंगे। ये आपके हितैषी होते तो आपके कर्मचारियों को डिमोशन का सामना नहीं करना पड़ता, आपके कर्मचारियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अगर हम लोग को मौका मिल जाएगा
तो पिछड़े अति पिछड़ों को भी दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात को अभी याद रखना। प्यारे साथियों, मैं तो यही तक नहीं, मैं सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आगरा की धरती पर खड़े हुए कह रहा हूँ, इसलिए तमाम लोग मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि दलितों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे विधानसभा लोकसभा में। मेरी बात को आप याद रखना। जो कोई नहीं कर पाया वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करके दिखाएंगे। मुस्लिम भाइयों, आप भी तैयार हो जाओ, हिम्मत करके दिखाओ। आजाद समाज पार्टी आपको भी संख्या के आधार पर आप देश का विदा करेगी। मेरी बात को याद रखना। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके मन में भय रहता है। आरक्षण 27% दिया गया है, जबकि आबादी 52% थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछड़े वर्ग के लोगों को, पांच प्रजापति, कश्यप मौर्य, साकन, बिल, कुशवाहा, राजभर, तमाम लोगों को 15% उत्तर प्रदेश में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देने। मेरी बात को आप याद रखें, जिससे कि कोई विवाद ना रहे और आपकी भी संख्या कम ना रहे, आपको भी आगे बढ़ के आने का मौका मिले। पांच प्रजापति, सैन, विश्वकर्मा मौर्य का बच्चा भी, निषाद का बच्चा भी, मुनिया चौहान का बच्चा भी मुख्य धारा में, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आगरा में जूते का व्यापार होता है, अलीगढ़ में ताले का बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का बड़ा काम है। जीएसटी, पहले जीएसटी की मार, फिर लाइसेंस में गैर जिम्मेदारी, फिर छापेमारी के नाम पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार कारीगरों को, मजदूरों को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। छोटे छोटे व्यापारी आगरा में जब रिक्शे से अपना माल भेजते हैं तो जीएसटी के अधिकारी उनको पकड़ के 50-50 हजार रुपए की रिश्वत वसूलने का काम करते हैं। राजकाज बदलने दो, एक एक पैसे का हिसाब होगा जो गरीबों का छीनने का काम कर रहे हैं, मजदूरों का। मैंने तो पत्र लिखा था सरकार को कि जीएसटी में छूट करो, और मैं कहना चाहता हूं हमारा व्यापार मंडल मजबूत है। किसी व्यापारी को दिक्कत हुआ करे तो हमारे भी व्यापार मंडल के साथियों से मिल लिया करो, अपनी समस्या इनको बता दिया करो। प्यारे साथियों, अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ यही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक नब्बे का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी का फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर करके सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। मैं सरकार को ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव यहाँ खड़े धर्म की बात सरकार करती है, और अभी ये अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ के नए बता नहीं करते, इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद में मैंने कहा कि वहाँ गलत हुआ। जिस तरह से उनके शिष्यों की टुकड़ियां पकड़ के उनको खींचा गया, ये बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है, आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है, हाथरस के घटना में हम भूले नहीं है।
का काम किया कुछ नहीं गया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी नहीं दिया, ये इनके वादे खोलने हैं। और अभी मेरे सरकार में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से अपनी बड़ी मां से नहीं मिल पाया, पुलिस बना के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूँ, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे? मुझे रोक लो, मैं कानून का मानता हूँ, लेकिन कानून चलाने वाले हाथ से उनके हो जाएंगे। जब इनका राज का जाएगा कमजोर होगा, तब इन गुंडों को कैसे बचाओगे? इनके बारे में, गुंडों के बारे में सोचो। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूँ, इस जाति को रोकने के लिए हमें कमर कसनी होगी, क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पर लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपके लोग गूंजिए नहीं गूंजिए? क्या 540 पर नीले पक्षवाद देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन ले, जैन समाज के भाई, सिख समाज के भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन ले, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन ले। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से की सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को स्टेशन को है इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार सामने नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ आपके साथ चलने वाले लोग, ये मेरी बात है। आपने अभी तक कभी इसे ताकत दी, कभी इसे ताकत दी, कभी इसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बच्चों को ताकत देके देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, कह के लंबे समय तक आपको वोट दी गई, आप भी बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत तरीके आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को देता है, न कमजोर देता है, न ताकतवर देता है। प्यारे साथियों, आप हमारा न्याय सुनो। संबल में जिस जज साहब ने पुलिस पे मुकदमे करने का ऑर्डर दिया, उस जज साहब, माननीय जज साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निडर ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सच्चा चरित्र रखा, रातों रात जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो चौधरी साहब किसी दलित समाज के बच्चे ने इस बात का अभियोग करा। हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चरित्र न्यायप्रिय है। अगर पूरी सरकार विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी। मैं तो ग्रामीण गांव के बेघर पिता की तरफ देखता हूँ, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, उनसे न्याय छीना जा रहा। प्यारे साथियों, याद रखो, जो जाति जब बन जाएगी तो जनता को उखाड़ सकेगी। वही समाज है यहाँ से वहां तक ये नीला समंदर प्राप्त का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े हो गए, राजधानी आगरा कमजोरी की राजधानी है या नहीं? राजधानी बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं? ये राजधानी में खड़े हो गए, मैं आपको कह रहा हूँ, पिछड़ो दलितों को
मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को न्याय चाहिए। सामान्य जाति के लोगों को भी कह रहा हूं, ये सरकार धर्म को नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। टूरिस्ट बस पर वहां सामने खड़े हैं ग्राउंड के बाहर, वो जो वहां उस पीली बिल्डिंग पे खड़े हुए हाथ हिला रहे, झंडा लहरा रहे, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बार आजाद समाज पार्टी को मौका दो। आप में आंसू नहीं आने दूंगा, विश्वास करके कहना चाहता हूं। मेरे साथ हाथ ऐसे करके संकल्प करो, यहां से लेकर वहां तक सब लोग। आज हम आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर, इस ऐतिहासिक धरती पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपनी बात को रखते हुए समाज में पीड़ा को देखकर, भावुकता के कारण ये कहा था कि मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस आंदोलन का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। हम आज 25 फरवरी 2026 को संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं का संकल्प है हमें, हम मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। इसी जीवन में जीते जी बाबा साहब के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। मानवता का राज लाएंगे, गरीबों का राज लाएंगे, गरीबों के आंसू पूछेंगे, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे आधारित समाज बनाएंगे। प्रथम और अंतिम भारतीय है, भारत की शान बढ़ाएंगे, तिरंगे का मान बढ़ाएंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे।